नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। रिया, मंजीत, मन्नू, शीतल, कोमल, उसके बाद में निर्दोष, प्रिया, रीमा, शक्ति, विशाल, बबली, छाया और आपका तेजदार, हिमांशी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अच्छे से आपका रिवीजन भी चल रहा होगा और आपका जो रिवीजन है वो आपका ध्यान रखिएगा, लगातार चलते रहना चाहिए वरना आप पीछे की चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। बेटा, मैंने टाइम चेंजिंग के लिए कल भी बात की, कल भी बोला था मैनेजमेंट की तरफ से जब टाइम चेंज होगा तभी टाइम चेंज हो पाएगा। सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि सब चीज़ें मेरे हाथ में है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बिना किसी देरी के, आपको पता है कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? चोल वंश। और चोल वंश में मैंने आपको बोला था कि एक राजा जिसने विजयालय से पहले शासन किया था उसके बारे में बच्चे मैं आपको अगला यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ, करिकाल के बारे में बताने वाली हूँ। ये आपका पांड्य वंश, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम चोल वंश को कंप्लीट करेंगे, छोटा सा है तो आप लिखेंगे चोल राज्य, ठीक है। चोल, चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी। चोल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? चोल राज्य में। और ये कहां पर? तो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में इसने शासन किया था, जिस राजा के बारे में हम बात कर रहे हैं। और बेटा जी आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो चोल राज्य जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, तमिलनाडु में पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य, वेल्लार नदियों के मध्य मध्य था, ठीक है। लिखिएगा चोल डायनेस्टी between the Pennar and Vellar rivers in Tamil Nadu, in Tamil Nadu, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको साथ के साथ लिखवा रही हूं। तो आप कहेंगे कि मैम ये जो चोल राज्य है उत्तर पूर्व में पेन्नार तथा वेल्लारू, एक मिनट, वेल्लारू कर लेना बेटा इसको, वेल्लारू, एक मिनट, वेल्लारू रिवर्स इन तमिलनाडु। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, इनका राज्य चिन्ह, राज चिन्ह क्या था? तो आप लिखेंगे बाघ। और राजधानी क्या थी? कैपिटल, कैपिटल लिखेगा मनलूर या उरेयूर, उरेयूर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक
important ruler of this dynasty. This dynasty लिखिएगा, आंसर इज करिकाल. करिकाल. या कराईकल भी इसको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना. एक ही व्यक्ति है करिकाल या प्यारे बच्चे आपका कराईकल. ठीक है. उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या था, मतलब समय. ठीक है. समयावधि क्या थी इसकी, ड्यूरेशन क्या था, मतलब इसने किस समय पर शासन किया. तो ड्यूरेशन लिखिएगा 190 एडी के आसपास या लगभग, अप्रोक्सीमेटली. इतने समय के आसपास इसने शासन किया था. प्यारे बच्चे आगे लिखिएगा. इसने मतलब करिकाल ने पुहार बंदरगाह, पुहार बंदरगाह, पुहार पोर्ट, और ये वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान या आधुनिक कावेरी पत्तनम. कावेरी पत्तनम का निर्माण करवाया. निर्माण मतलब फॉर्मेशन. ये सब किसने किया है, करिकाल ने. अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको यहां से हटा सकते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज से. कहने का मतलब है ये जो चोल डायनेस्टी है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर पूर्व से हुई थी, लेकिन क्योंकि मैंने तमिलनाडु लिख दिया है इसलिए आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप उसको हटा दो, वो पढ़ना जरूरी नहीं है. हाँ बेटा, इसके बाद विद्यालय आते आदि अभी आऊंगी, मैं सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी, सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी, सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों के लूंगी. तो आप उत्तर पूर्व वहां से हटा दीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो, बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. पीपीटी से ही बढ़ाऊंगी. अब यहां पे क्या दिक्कत हो रही है, अब तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. ठीक है. ये छोटा सा था तो इसको मैंने टाइप नहीं करवाया है. अब प्यारे बच्चे इस करिकाल के समय पे क्या हुआ लिखिएगा, तंजौर का युद्ध, वॉर ऑफ तंजौर. तंजौर का युद्ध, वॉर ऑफ तंजौर. और तंजौर की जब बेटा आप बात करोगे, एक मिनट, तंजौर के निकट वेन्नी का युद्ध, तंजौर के निकट वेन्नी का युद्ध, युद्ध का नाम था वेन्नी. वॉर ऑफ वेन्नी नियर बाय तंजौर. अब ठीक है. तो ये वेन्नी का युद्ध किसके समय पे हुआ, करिकाल के समय पर हुआ था. और इसमें इसने क्या किया था, चेर तथा पांड्य वंश के
11 राजाओं को हराया था। डिफीटेड द 11 किंग्स ऑफ पांडे एंड चेर डायनेस्टी। तो ये बहुत पूछा जाता है, वेनी का युद्ध किसके समय पर हुआ था, तो इसी के समय पर हुआ था। नेक्स्ट लिखिएगा, इसकी संगीत में रुचि थी। इंटरेस्ट इन या इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, संगीत में रुचि थी। संगीत के 7 स्वरों, 7 स्वरों मतलब सा, रे, गा, म, प, ध, 7 स्वरों का ज्ञान था। ज्ञान मतलब नॉलेज। तो 7 स्वरों का इसको ज्ञान था, क्योंकि प्यारे बच्चे इसको संगीत में काफी रुचि थी। उसके बाद लिखिएगा बेटा, इसने क्या किया, कृषि को प्रोत्साहन, मोटिवेट ऑफ एग्रीकल्चर, सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, ठीक है, सिंचाई के लिए क्या किया इसने, नहरें खुदवाई। एक मिनट रुकना बेटा बस। Canals were dug for irrigation. For irrigation, ये इसके बारे में है, ठीक है। और उसके बाद में बेटा आप लिखेंगे कि ये आपका वैदिक धर्म का अनुयायी था, वैदिक धर्म का अनुयायी, फॉलोवर ऑफ वैदिक रिलीजन। बस इतना ही था करिकाल, इसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसके बारे में बेटा बात करती हूं तो आपका एक तो इंपॉर्टेंट है ये वेनी का युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूं पहले, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपका पूछा जाता है कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था तो वो इस वंश का कराईकल या करिकाल था, और पूछा जाता है पुहार बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया था। इससे केवल यही पूछे जाते हैं। और बेटा आप मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुने कि ये जो आपका चोल डायनेस्टी है या जो आपका चोल राज्य है, जब मैं इसके बारे में आपसे बात कर रही हूं तो ये जो चोल डायनेस्टी है ना बच्चे, इस चोल डायनेस्टी में आपका सबसे पहले जो शासक था वो आपका करिकाल ही था। तो मैम फिर आपने विजयालय क्यों लिखवाया, लेकिन करिकाल ने कब शासन किया, 190 ईस्वी के आसपास, और इसके समय पर क्या हो गया था, इस वंश का अंत हो गया था, चोल वंश का अंत। और फिर क्या किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया, इस वंश को रीऑर्गेनाइज्ड किया, और वो करने वाला था विजयालय। और विजयालय के समय ही क्या मिली, इस वंश को प्रसिद्धि मिली। इसीलिए चोल वंश का जो शासक माना जाता है, आपका संस्थापक माना जाता है, वो विजयालय को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है बेटा, तो आप कहोगे कि मैम वो माना जाता है विजयालय को।
क्योंकि इसके समय पर इस वंश का अंत हो गया था और विजयालय ने इसे रीऑर्गेनाइज किया, इसको प्रसिद्धि दिलवाई, और इसलिए यहां पर हम संस्थापक करिकाल को नहीं, हम संस्थापक मानते हैं विजयालय को। तो करिकाल विजयालय से पहले का शासक था। अब इसके बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वेन्नी का युद्ध पूछा जाता है और एक पूछा जाता है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। तो ये आपका करिकाल इस वंश, सबसे महत्वपूर्ण शासक, प्रसिद्ध नहीं महत्वपूर्ण। तो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो आपका कौन था? ठीक है, तो वो कौन था आपका? तो आप कहोगे मैम ये करिकाल था। और पुहार बंदरगाह का निर्माण इसने करवाया था, यही इसके लिए। उरैयूर इसके समय पे चोल डायनेस्टी की राजधानी थी। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर तमिलनाडु में बनाई थी। उरैयूर किसके लिए फेमस था? तो आप कहोगे कि मैम जो उरैयूर है, उरैयूर जो है वो आपका, अगर हम बात करते हैं तो किसकी राजधानी थी? तो मैम करिकाल की, और वो आपका सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। ठीक है, और एक बच्चा यहां पे बोल रहा है कि आप मैम बड़ा एटीट्यूड में रहती हो, कभी आंसर नहीं कहती हो, ये सब काम किसने किए हैं? बेटा मैं पढ़ा क्या रही हूं आपको? किस राजा के बारे में पढ़ा रही हूं? करिकाल के बारे में पढ़ा रही हूं। तो उसी ने ये काम किया है। चलो मैं तो एटीट्यूड में रहती हूं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहां रहता है? तुम्हारी कोई कमी नहीं है, सारी कमी तो मेरी ही है, सारी कमी टीचर की है, आपकी कोई कमी नहीं होती। आप यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, आपकी कमी नहीं है। आप नहीं पढ़ रहे, आपकी कमी नहीं है, सब टीचर की कमी है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा तो भी टीचर की कमी है। आपने एफर्ट नहीं लगाया, आपकी कमी नहीं है। दीपक ये बहुत सारी, आप कौन सी बुक में ढूंढ रहे हो बेटा? ठीक है, और आगे आइए बच्चे, अब हम पढ़ेंगे आपका पांड्य वंश। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे यहां पे बेटा बात करती हूं तो जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश की जब आप बात करोगे तो ये भी आपका दक्षिण भारत का ही वंश है। ये भी आपका कहां पर है बच्चे? आप कहोगे कि मैम यहां पर, आप टेंशन मत लो, मेरा दिमाग खराब नहीं होगा। ठीक है, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है कि मैम का मूड ऑफ हो गया, ये बेटा हमारे लिए डेली का काम है, लेकिन ऐसे बच्चों को जवाब देना जरूरी है। उनको पता तो चले कि आखिर वो क्लास में कर क्या रहे हैं। चलो आ जाओ, अब पांड्य वंश की हम बात करते हैं। पांड्य वंश भी आपका कहां पर है? तो साउथ इंडिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि संगम वंश आपका कहां? साउथ इंडिया के हिस्ट्री की बात करता है, यानी दक्षिण भारत के इतिहास को बताता है। तो आपका हमने चोल पढ़ लिया, हमने आपका चेर पढ़ लिया, अब हम आपका पांड्य वंश पढ़ रहे हैं। पांड्य वंश के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मिडाइवल हिस्ट्री कब शुरू होगी। पांड्य वंश के बाद मैं आपको केवल चालुक्य वंश में एक ही शाखा पढ़ाऊंगी, वातापी की शाखा, केवल ये पढ़ाऊंगी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी शाखाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं थी ये जरूर बता दूंगी, और उसके संस्थापक कौन थे ये जरूर बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद चालुक्य वंश पढ़ाने के बाद बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी पल्लव वंश, और मैं आपको पढ़ाऊंगी पाल वंश, जो एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे। ठीक बच्चे, ये आप 2 वंश पढ़ेंगे। उसके बाद मैं सीधा आपको मिडाइवल हिस्ट्री पे ले जाऊंगी, यानी आपकी इस वीक हो सकता है मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाए। और मैं एक बात और बता दूं आपको, शायद मैं लास्ट में बताना भूल जाऊं, और बात ये बतानी है बच्चे मुझे कि आपका जो कल की क्लास है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैम? आप छुट्टी क्यों कर रही हो? क्योंकि बेटा कल मेरी मैराथन क्लास है। अभी भी आज भी मेरी जो क्लास चलेगी वो लगभग 9 बजे तक, क्योंकि आज वो प्रैक्टिस सेट भी मैं 1 घंटे ही लूंगी बस, 8 से 9, क्योंकि कल मैराथन है जो कि लगभग 7 से 8 घंटे या 7 घंटे तो चलेगी ही चलेगी।
ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके क्वेश्चन निकालने हैं। और अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन करना है तो कल आप उस क्लास से जुड़ सकते हो। शाम को 4 बजे वो क्लास स्टार्ट होगी। अगर आपकी कोई क्लास ना हो तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप वहां जुड़ सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल ले सकते हो आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए। आगे का आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आपकी आगे की क्लासेस नहीं हुई हैं। तो मैं आपको पहले ही बच्चे बता रही हूं कि कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि फिर आप बाद में परेशान होते हो कि क्लास क्यों नहीं हुई, क्लास क्यों नहीं हुई, क्लास क्यों नहीं हुई। तो बेटा इसीलिए नहीं होगी। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। बच्चों आगे अगर मैं आपसे बात करती हूँ पांड्य वंश के बारे में, तो पांड्य वंश से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी राजधानी कौन सी थी। इनकी राजधानी कौन सी थी प्यारे बच्चे। सौरभ मैं बेटा बिल्कुल कोशिश करूंगी कि जून एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और कोशिश ये भी करूंगी कि मैं आपकी टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूं, 1.5 घंटे आपकी क्लास लेके, और जून में आपको फ्री कर दूं। मैं खुद वही चाहती हूं, लेकिन आप यकीन मानो बेटा कि इतनी क्लासेस हो जाती हैं कि शायद आप यकीन नहीं करोगे। जितना बिजी आपका शेड्यूल है उतना ही बिजी मेरा भी शेड्यूल है। ठीक है, तो अब आ जाओ। हाँ बेटा यूट्यूब पर होगी, रोजगार विद अंकित जो मेन चैनल है वहीं पर होगी। अब देखो, पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण में दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। इनकी राजधानी मदुरई थी। तो इस पूरी लाइन में जो इंपॉर्टेंट है वो केवल क्या है कि मैम इनकी कैपिटल क्या थी, मदुरई। ये क्वेश्चन बेटा कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये कई एग्जाम्स में बच्चे पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। मतलब इसमें इस वंश के बारे में इसका एविडेंस मिलता है एक तरीके से। मतलब मेंशन किया गया है कि इस तरह का एक वंश हुआ करता था दक्षिण भारत में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों भाई, घर का काम कौन करेगा, घर का काम भी हमें ही करना है। घर का काम भी हम ही करते हैं भाई, लड़कियों को तो करना ही करना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि टीचर घर का कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर किया गया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है बच्चों, तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। तो आप ये सारी चीजें आप जानेंगे। अब देखिए आगे मैं आपसे बात करती हूं, तो इनका देखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह यानी इनका जो सिंबल था वो मछली थी, मतलब फिश। और मछली को कार्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा, कार्प कहा जाता था। चलो आगे देखो, अनुज दे दूंगी बेटा, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है मेरा। मुझे सारी पीडीएफ याद है जो मुझे इंग्लिश में देनी है। और टाइपिंग वाले भैया पे भी मेरी वजह से इतना बर्डन पड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको सिर्फ अपना शेड्यूल बिजी दिखता है, सबका शेड्यूल बिजी होता है बेटा, कोई फ्री नहीं है आज के टाइम पे। चलो आ जाओ यहाँ पे। आज तुम्हें मेरा पर्सनल लाइफ जाननी है या पढ़ना है, पढ़ लो अब शांति से। ठीक है, आगे देखिएगा। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली यानी कार्प था और इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई या कोचल्ली थी। बाद में मदुरई राजधानी बनी। क्या मैम हमें कोरकई या कोलची भी याद रखनी है, नहीं, आप केवल याद रखो मदुरई। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली। आगे आ जाओ। कोरकई ताम्रपाणी नदी पर और मदुरई वेंगई नदी पर स्थित थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मदुरई किस नदी पर स्थित थी, तो आप कहेंगे वेंगई नदी पर। और इसी वेंगई नदी को क्या कहते थे, वेंगई या फिर वेगी नदी को कहते थे लाइफलाइन ऑफ पांड्य। क्या कहते थे, लाइफलाइन ऑफ पांड्य इसको कहा जाता था। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर कोरकई ताम्रपर्णी नदी एवं मदुरई बेंगई नदी तट पर स्थित है। बेंगई नदी या बेंगी नदी को पांड्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे बेटा नर्मदा को आपका मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बच्चे,
तो आप कहोगे कि मैम जो हमारी नर्मदा रिवर है वो आपके गुजरात और आप कह सकते हो मध्य प्रदेश को क्या करती है, तो उन दोनों को बहुत ज्यादा पानी देती है, मतलब उनकी जो पानी की आवश्यकताएं हैं वो उस नदी से पूरी होती हैं, इसलिए लाइफलाइन कहते हैं उसको। तो ऐसे ही जो वेगई या वेगी नदी है जिस पर पांड्यों की राजधानी मदुरई स्थित थी, उसमें भी पांड्य वंश का जो वंश था उसमें इस नदी के पानी का काफी योगदान था। इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं, इसकी जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे इसकी जीवन रेखा, क्योंकि इसका काफी योगदान यहां पे था, जल की आपूर्ति होती थी, सिंचाई का काम होता था, और आपका पांड्य वंश में अगर व्यापार भी होता होगा तो जाहिर सी बात है इस नदी से जरूर होता होगा। अब पांड्यों का जो आपको मेंशन किया वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में, लेकिन मेगस्थनीज ने भी इसके बारे में कुछ कहा है। जल्दी से बताओ मेगस्थनीज किसके समय पर भारत में आया था? बात करूंगी आज मैं आपसे, लेकिन क्लास का टाइम पूरा होने के बाद। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको फिर अपना टाइम देना होगा अलग से, 5 मिनट 10 मिनट जितनी बातें तुम आज करोगे मैं तुमसे बातें करूंगी, लेकिन क्लास के बाद। बेटा पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं प्लीज, ठीक है? आगे देखिए, अब पांड्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य मात्र सत्तात्मक था, वहां पर एक स्त्री का शासन था, और पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए फेमस था पांड्य राज्य? तो आप कहेंगे मैम मोतियों के लिए। और आपका अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज कह रहा है कि यहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने कहा कि मेगस्थनीज जो आया था वो किसके समय पर आया था, चंद्रगुप्त वाले बच्चे सारे गलत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बेटा, आप चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्यों कर रहे हो? चंद्रगुप्त प्रथम आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है। आप दोनों को एक कर रहे हैं, गलत बात। ठीक है, गलत बात है ये। मैं बता चुकी हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, चंद्रगुप्त प्रथम अलग हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग हैं। आप दोनों, आप सबको मिक्स कर देते हो, और ये किसकी कमी है? रिवीजन की। प्लीज आप रिवीजन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, जितने भी बच्चे कह रहे हैं मैम आई लव यू, तो बेटा जी आई लव यू टू। जितना आप हम लोगों को प्यार करते हैं उससे ज्यादा हम भी आपको प्यार करते हैं, बस डांटते क्यों हैं? ताकि आप पढ़ लें। ठीक है, तो पांड्यों का उल्लेख कहां पर है? मेगस्थनीज में है। और मेगस्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका है। और इंडिका में आपके जो मेगस्थनीज, उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था, और वहां पर एक स्त्री का शासन था। इसीलिए इसने ऐसा कहा, और कहा कि जो पांड्य राज्य था वो मोतियों के लिए फेमस था। मोती समझते हो, जिससे बेटा जी गले की मालाएं बनाई जाती हैं, कानों के इयररिंग्स बनाए जाते हैं, तो ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, और बेटा अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो देखो यहां पर एक बहुत ही इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है जिसने समुद्र पूजा शुरू करवाई थी। और वो समुद्र पूजा शुरू करवाई थी किसने? नेडियोन ने। इस वंश को अगर मैं आपसे बात करती हूं, जो आपका पांड्य वंश है, जब आप इसके बारे में पढ़ रहे हो तो पांड्य वंश के बारे में आप ये जान लो कि इस वंश के किस राजा ने यहां पर आपका जो समुद्र पूजा है उसको आरंभ करवाया था। देखो अगर मैं आपसे बात करती हूं तो नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई, पहरुल नदी को अस्तित्व प्रदान किया। इतना याद करने की जरूरत है नहीं, केवल अगर क्वेश्चन आएगा भी कभी तो ये आएगा कि भाई ये समुद्र पूजा किस पांड्य वंश के राजा ने स्टार्ट करवाई थी, तो आप कहोगे नेडियोन ने। समुद्र पूजा किसने शुरू करवाई थी? नेडियोन ने। बेटा मुझे पता है नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं,
आपको वैसे याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको तुरंत अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, तो आप टिक कर दोगे उसको देखकर, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अगला था नेडुनजेलियन, और ये सबसे ज्यादा फेमस राजा था, बहुत फेमस राजा अगर इस वंश का है तो वो कौन है, तो आप कहोगे नेडुनजेनियल, सॉरी जेलियन, नेडुनजेलियन प्यारे बच्चे इस वंश का राजा था। और आपको मैं ये बता दूं, अच्छा बच्चा देखो पूछ ही लिया विश्वजीत ने कि संस्थापक कौन था, तो बेटा नेडियोन ही इस वंश का संस्थापक था, पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन ही था बेटा, फाउंडर ऑफ पांड्यास डायनेस्टी, पांड्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो वो नेडियोन ही था। और जो नेडुनजेनियल है ये इस वंश का सबसे फेमस राजा था, यानी सबसे विख्यात पांड्य शासक। और बेटा जी जो नेडुनजेनियल है, नेडुनजेलियन, यहां पे ड की जगह ह लिख गया है, ये डी होगा डी, नेडुनजेलियन इसने क्या किया, तलया लंगानम के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अजीब सा नाम है ना, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तलया लांगानम युद्ध किसके समय हुआ था, नेडुनजेलियन के समय। नेडुनजेलियन किस वंश का राजा था, तो मैम पांड्य वंश का। और जो पांड्य वंश का राजा था बेटा, तो आपको मैं बता दूं कि ये सबसे फेमस राजा था इस वंश का। नेडुनजेलियन स्वयं कवि था तथा कवियों का संरक्षक था, क्योंकि ये खुद कवि था इसलिए कवियों के महत्व को, उनके इंपॉर्टेंस को जानता था। और इसीलिए प्यारे बच्चे इसने क्या किया, कवियों को संरक्षण दिया, उनका संरक्षक के रूप में इसने काम किया। और देखो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, शिल्पादिकारम किसने लिखा है, जल्दी से बताओ इस बुक को। शिल्पादिकारम के नायक कोवलन को नेडुनजेलियन ने ही मृत्युदंड दिया था, और फिर गिल्ट में ये मर गया था कि मैंने किसी निर्दोष को क्या कर दिया है, मैंने किसी निर्दोष को फांसी दे दी है। क्योंकि ने आपके कोवलन की जो वाइफ थी जिनका नाम था कन्नगी, उन्होंने क्या किया था, कोवलन को निर्दोष साबित कर दिया था। ठीक है, आप लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि ना चाहते हुए भी, चलो आ जाओ इधर। तो ये आपको ध्यान रख ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि नेडुनजेलियन जो है इसी ने कोवलन को क्या दिया था, बहुत बढ़िया मैम, इलांगो आदिगल, बहुत सही आपने बोला है। ठीक है, तो ये किसने लिखा था, शिल्पादिकारम इलांगो आदिगल ने। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो कोवलन को क्या कहा जाता है कि इसको फांसी की सजा देने वाला पांड्य वंश का नेडुनजेलियन था, जो इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। और इसने क्योंकि निर्दोष को यहां पे सजा दे दी इसलिए गिल्ट में मर गया था। ठीक है, आगे आइए बेटा, आपको दो दो तीन तीन बार मैंने बताया है। आगे मदुरई कांची नामक कविता में नेडुनजेलियन के शासन का विवरण मिलता है, और इसकी रचना भगुंदी मरुदनार ने की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई मोतियों के लिए विख्यात थी। तो मैंने आपको बताया कि पहली राजधानी इनकी कोरकाई थी, लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध राजधानी थी वो मदुरई थी। तो ये किसके लिए फेमस हुआ था, मदुरई के लिए फेमस हुआ था। और बेटा पांड्य वंश जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इतना ही आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूं। सबसे पहले रिवीजन कराती हूं करिकाल का। मुझे बताइए करिकाल का संबंध किस वंश से था, संबंध किस वंश से, किस वंश से था। करिकाल ने किस युद्ध में,
11 राजाओं को हराया था। ग्यारह राजाओं को हराया था। करिकाल की राजधानी क्या थी? इसने किस बंदरगाह का निर्माण करवाया था? इसने किस बंदरगाह का निर्माण करवाया था? बताओ जल्दी से। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि संगीत प्रेमी था, ठीक है, और किस धर्म का अनुयायी था। 7 स्वरों का इसको ज्ञान था क्योंकि ये संगीत प्रेमी था। अब आपने आंसर कर दिए होंगे, लेकिन मैं ऐसा करती हूं, पांड्य वंश का भी लिखवा देती हूं, फिर आंसर कर लेंगे। पांड्य वंश, राजधानी पहले और बाद में, और बेटा राजधानी की जो नदियां थी वो भी बताना। कौन सी नदी पर आपकी कौन सी राजधानी थी? इनका राज चिन्ह या प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य वंश की जीवन रेखा किसे कहा गया था? ठीक है, संस्थापक कौन था? और अभी संस्थापक, और देखना प्रसिद्ध शासक, इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? और पांड्य वंश की प्रथम राजधानी किसके लिए प्रसिद्ध थी? किसके लिए प्रसिद्ध थी? मेगस्थनीज के अनुसार कैसा समास था? लिखवा लिया आपने? चलो, अब आपने सारे आंसर अगर करे होंगे तो देखो जरा, पहले हम आंसर करना शुरू करते हैं कि करिकाल का संबंध किस वंश से? तो चोल वंश से। किस युद्ध में 11 राजाओं को हराया था? तो वेन्नी का युद्ध। राजधानी क्या थी? उरेयूर। और एक और राजधानी बेटा मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी बताओ जल्दी से। मैंने आपको बताई थी कि इसकी भी 2 राजधानी थी, एक मनलूर बताई थी। देखो मैं दिखाती हूं आपको, 2 राजधानियां बताई थी, उरेयूर और मनलूर। कहां गया? ये रहा, देखो मनलूर लिखा है। तो आपने ये मेंशन किया था, ईमानदारी से बताना, उरेयूर या मनलूर। फिर उसने किस बंदरगाह का निर्माण किया था? पुहार। कहां पर है ये? आधुनिक कावेरी पत्तनम में। आधुनिक कावेरी पत्तनम। किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक। अब पांडे वंश में मैंने भी आपको 2 राजधानी बताई थी, बिल्कुल सही है, मनलूर। अब पांडे वंश की भी मैंने आपको 2 राजधानी बताई थी, बताओ कौन कौन सी? तो एक तो आपने बताई थी कोरकई, जो कि पहले थी, और बाद में आपने जो प्रसिद्ध राजधानी थी वो मदुरई थी। मदुरई वेगी, वेगी या वेंगई नदी पर थी।
वेगी या वेंगई नदी पर थी। और वो पहले वाली राजधानी कौन सी नदी पर थी, बताओ बताओ जल्दी से। ताम्रपर्णी नदी। ठीक है। उसके बाद में राज्य चिन्ह या राज्य प्रतीक मछली। जीवन रेखा किसको कहते हैं, वेंगई नदी को। संस्थापक कौन था इस वंश का, बताइए बताइए जल्दी से। इस वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक, वेरी गुड खुशबू, नेडियोन था। और नेडियोन ने क्या करवाया था, समुद्र पूजा शुरू करवाई थी। और प्रसिद्ध शासक नेडुनजेलियन। पांडे वंश की प्रथम राजधानी किसके लिए प्रसिद्ध थी, मोतियों के लिए। मागेस्थनीज के अकॉर्डिंग इस वंश कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक। बेटा यही मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब मुझे जल्दी ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ये बातें याद हुई हैं। बहुत बढ़िया, पल्स बिल्कुल ठीक है, मोती बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको याद हुआ, क्योंकि ये चैप्टर्स याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन आपको ये याद हो चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखना बेटा। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो नेक्स्ट आपका क्या है, चालुक्य वंश। नेक्स्ट है आपका चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं, और तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, बादामी या वातापी के चालुक्य, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और मैं आपको केवल यही पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। देखो, चालुक्य वंश में सबसे पहले याद रखो कि यह भी दक्षिण भारत का एक वंश है। यह भी क्या है, दक्षिण भारत का एक वंश है। और बेटा जो चालुक्य वंश है, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो बादामी या वातापी, ये चालुक्य वंश की एक शाखा जिसने कर्नाटक पर शासन किया था, और ये सबसे प्रमुख शाखा है। और यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शाखा है। ये 3 शाखाएं हैं इसकी। एक शाखा इसकी वेगी, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में है। एक शाखा कल्याणी, जो कि आपकी केरल में है। तो ये 3 शाखाएं हैं चालुक्यों की, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। कल्याणी केरल में है, वेगी आपकी आंध्र प्रदेश में है, और बादामी या वातापी आपकी कर्नाटक के अंदर है। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो आपकी बादामी या वातापी के चालुक्य हैं, ये चालुक्य ठीक है। तो ये जो आपके चालुक्य हैं, ये आपके कहां पर, देखो बीजापुर कर्नाटक में है। इनकी जानकारी महाकूट अभिलेख से मिलती है, और ये चालुक्यों की मुख्य शाखा यानी कि मेन ब्रांच है। ये चालुक्यों की कैसी शाखा है, मेन ब्रांच है। अब मैं अगर आपसे पूछने लगूं चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं हैं, तो आप कहोगे 3 शाखाएं हैं। कहां कहां पर है, तो मैं एक बादामी या वातापी शाखा, जो कि आपके कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहां पर, तो बीजापुर कर्नाटक में है। इसके बारे में जानकारी महाकूट अभिलेख से मिलती है, और ये इस वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा थी।
उसके बाद में आपकी दूसरी शाखा आती है वेगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और तीसरी शाखा आती है कल्याणी, जो कि आपकी केरल में है। मैंने इतनी बार इस चीज को बोल दिया कि आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए ये बात कि चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं, यह आपको ध्यान रखना है। समझ आ गई इतनी बात। अब इसमें सबसे पहले हम कौन सी शाखा पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मैम हम बादामी या बातापी की शाखा पढ़ेंगे। तो बादामी या बातापी शाखा के मैं आपको एक बार शासक पढ़ा देती हूं। बादामी या बातापी शाखा, इसके मैं आपको शासक बता देती हूं, रूलर्स, कि किस किस के बारे में हमें पढ़ना है। इसके शासक आप लिख लो, पहले लिखना जरा, इसके आपके सबसे पहला लिखना पुलकेशिन प्रथम, फिर लिखना बेटा कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर लिखना मंगलेश, फिर लिखना पुलकेशिन सेकंड, जो हमें इस शाखा के अंदर पढ़ने हैं। फिर लिखिएगा बेटा विक्रमादित्य, फिर लिखिएगा विनयादित्य, विक्रमादित्य, विनयादित्य, फिर लिखिएगा विजयादित्य, फिर लिखिएगा विक्रमादित्य सेकंड, और फिर लिखिएगा बेटा जी अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो यहां तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां तक ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट रूलर, ये आपको नोट करना है नहीं करना, क्योंकि ये पीडीएफ के अंदर है। ये मैंने आपको ओवरऑल एक जगह इसलिए बता दिया कि ये शासक हमें बादामी या बातापी के, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, पुलकेशिन सेकंड से। ठीक है, तो ये आपको भी दिख रहे इतने सारे राजा, सारे हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। जैसे मैंने आपको पांड्य वंश में इंपॉर्टेंट बता दिया, करिकाल में इंपॉर्टेंट बता दिया, चोल में आपका पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया, तो ऐसे ही इसमें भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब यहां पे आपने ये पढ़ा, तो पहला शासक कौन है? पुलकेशिन प्रथम, मतलब ये इस वंश का संस्थापक होगा। देखो यहां पर शासनकाल 543 से 797 तक इस पूरे आपके चालुक्य वंश का रहता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस वंश का सबसे जो प्रथम शासक है वो आपका पुलकेशिन प्रथम है। कौन है? इस वंश का या इसका संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम, और इसका जो शासनकाल है वो 543 से 566 ईस्वी तक है। पुलकेशिन प्रथम ने प्यारे बच्चे क्या किया था? तो आप कहोगे कि पुलकेशिन प्रथम ने मैम इस वंश को स्थापित किया था, जिसका शासनकाल 543 से 566 एडी तक हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जरा उसे ध्यान से पढ़ना। पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज कदंब शासकों के अधीन थे। क्या लिखा है? पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज थे, इनके जो मतलब जैसे पुलकेशिन प्रथम के दादा, उसके पापा, इनके जो पूर्वज थे, इन लोगों ने क्या किया था? स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं किया था, कोई अलग से अपना राज्य नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने कदंब शासकों के अधीन काम किया था। मतलब आप ये कह सकते हो कि कर्नाटक में इस वंश से पहले कोई वंश हुआ करता था जिसका नाम था कदंब वंश।
तो ये कदम वंश कौन था मैम, इसके शासक कौन थे, आखिर इन लोगों ने इनके अंदर काम किया तो फिर उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना क्यों की थी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, या फिर हम कह सकते एनी डोमिनी, या फिर हम कह सकते हैं ईस्वी। और एडी बीसी आपको पूरी हिस्ट्री खत्म कर दूंगी मैं, लेकिन आप वो क्लास नहीं देखोगे जिसमें मैंने एडी और बीसी को डिफाइन किया है। आप वो पता नहीं वो क्लास क्यों नहीं देखते हो, या आप शुरू से स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए नहीं पता होता मासूम कि पेपर मैंने ही बनाया है। इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए पता होता है कि प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन के अराउंड से भी क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। कोई टीचर अगर आपको इंपॉर्टेंट बताता है तो इसका मतलब नहीं कि वो आयोग में बैठा है या आयोग के साथ उसकी कोई सेटिंग है और उसने ही पेपर बनाया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि वो चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। काश ऐसा होता कि मुझे पेपर पता होता और मैं वही वही चीज पढ़ा देती। ऐसा होता तो फिर मैं अपने घर में सबकी सरकारी नौकरी लगवा देती, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बुक पढ़ते हो, आपको कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन के बिहाफ पर। जब आप क्वेश्चंस को जानोगे, तुक्केबाजी से थोड़ी ना हो जाता है कि इंपॉर्टेंट पता चल जाता है, नहीं। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर में किससे पूछे गए हैं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एसी में नहीं हो बेटा, पंखा चल रहा है, एसी नहीं चल रही है। आगे देखो, अब देखिएगा प्यारे बच्चे, तो कदम्ब शासकों के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि इस पीडीएफ के अंदर कदम्ब वंश को यहाँ पे डिफाइन किया है या नहीं किया है। नहीं किया है, मैं ही डिफाइन करती हूँ कदम्ब वंश। पहले आप कदम्ब वंश को जान लो, तभी आप आगे जान पाओगे। देखो, अगर मैं बात करती हूँ कदम्ब वंश की या कदम्ब डायनेस्टी की, तो ये बेटा आपका जो कदम्ब वंश था, ये आपका चालुक्य वंश की वातापी शाखा से पहले था। और इसका अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर था, तो ये भी बेटा कर्नाटक में था। कर्नाटका, ठीक है। अब बात आती है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर ऑफ कदम्ब डायनेस्टी, तो वो था मयूर शर्मन। मयूर शर्मन। और इसने बेटा जी 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 18 अश्वमेध यज्ञ। अठारह अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, तो इस वंश के संस्थापक जिसका नाम था मयूर शर्मन, ठीक है। और बेटा इन लोगों ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, यानी कैपिटल, वो थी बनवासी। वो थी बनवासी। तो ये आपके जो कदम्ब शासक हैं, इनके अधीन कौन थे, पुलकेशिन प्रथम के। आप कहोगे कि मैम पुलकेशिन प्रथम के जो वंशज थे वो इनके अधीन थे। और इस कदम्ब शासक ने, हाँ बेटा ये लिखना है, ये लिखना है, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि पुलकेशिन प्रथम ने के पूर्वज कदम्ब शासकों के अधीन थे, तो ये तो फिर आपके अंदर जिज्ञासा होगी ना कि आखिर कदम्ब शासक कौन थे। अश्वमेध यज्ञ मैंने आपको बताया था, जिसमें राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज कौन थे, कदम्ब शासकों के अधीन थे। और कदम्ब शासक ने कहां पर शासन किया, तो कर्नाटक में किया। अब आपने ये तो जान लिया कि कदम्ब शासक जो हैं, सॉरी, जो कदम्ब शासक हैं वो आपके
के चालुक्य वंश की वातापी शाखा से पहले यहां पर शासन करते थे कर्नाटक में, और पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज थे वो इनके यहां पर काम करते थे। तो अब इनका अंत कैसे हुआ ये आपको आगे पता चलेगा जब आप मेरे साथ यहां पर पढ़ोगे। तो पुलकेशिन प्रथम के पूर्वज कदंब शासकों के अधीन थे। पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र कर चालुक्य वंश की स्थापना की। यानी इसने अपने आप को इन लोगों से अलग कर लिया, खुद को फ्री कर लिया कि भैया मैं तुम्हारे अधीन काम नहीं करूंगा, मैं खुद का साम्राज्य बनाऊंगा। यानी जिस समय पुलकेशिन प्रथम ने कर्नाटक में चालुक्य वंश की वातापी शाखा को स्थापित किया उस समय कदम वंश का शासन चल रहा है, और कदम वंश का अंत जो करने वाला है वो कौन है आपको आगे पता चलेगा कि वातापी वंश का ही शासक है। और बेटा इसने जो अपनी टाइटल्स लिए थे उपाधियां, श्री पृथ्वी बल्लभ और रण विक्रम इसकी उपाधियां थी। किसकी? तो आप कहोगे पुलकेशिन प्रथम की। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो जो पुलकेशिन प्रथम है इसके दो पुत्र हैं। ये दो पुत्र किसके लिखे हुए हैं? कीर्तिवर्मन और बेटा जी आपके कीर्तिवर्मन प्रथम और आप कहोगे मंगलेश। ये दोनों किसके पुत्र हैं? पुलकेशिन प्रथम के पुत्र हैं, जिनमें से हम पहले पढ़ेंगे कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम मंगलेश के बारे में। तो ये आपने जाना कि ये किसके पुत्र हैं? ये पुलकेशिन प्रथम के। तो अगला शासक है आपका कीर्तिवर्मन प्रथम, क्योंकि ये पुलकेशिन प्रथम का पहला बेटा था। ठीक है। तो अब बेटा जी मैं आपको यहां पे इस क्लास को विराम देती हूं, और आपकी जो चीजें हैं वो आपकी आगे की चीजें मैं कहां से पढ़ाऊंगी? कीर्तिवर्मन प्रथम से, और मैं इसमें केवल आपको यही शाखा पढ़ाऊंगी। बाकी दोनों शाखाओं के संस्थापक आपको बता दूंगी, वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा हम वही चीजें अब देखेंगे, उन्हीं पे फोकस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो जल्दी से तो थम्स अप कर दो, ताकि फिर बेटा जी मैं आपको जो है कल पढ़ाऊं। कल मतलब परसों, कल हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुकी हूं। और कल क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरी मैराथन क्लास है। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूं। दीपक कह रहे हैं पता नहीं कहां से मैम आप पढ़ाती हो, बुक में नहीं मिलता है। क्यों? आप लोग ही तो कहते हो कि लुसेंट से पढ़ाती हो, लुसेंट में ढूंढो जाकर। ठीक है, आप ही तो कहते हो कि मैम आप लुसेंट से पढ़ाती हो, और मैं ये कह के थक गई हूं कि लुसेंट से मैं कंटेंट नहीं बनाती हूं। ठीक है, तो आज बच्चे इतना ही रखते हैं। कल आप एंशिएंट हिस्ट्री का अगर चाहते हैं कि आपका रिवीजन हो तो आप कल 4 बजे शाम को मेरी क्लास स्टार्ट होगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू में उसमें एंशिएंट होगी, देन मिडाइवल, देन मॉडर्न। ठीक है, थैंक यू सो मच। पर्सनल लाइफ के बारे में बेटा क्या जानना है आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में? नहीं, मेरे पास अभी कोई बेबी नहीं है। आप हो ना इतने सारे बेबी, है ना, आप सब भी तो बेबी ही हो। तो मेरा पर्सनल खुद का बेबी नहीं है। दूसरा, आप जो ये सोचते हो कि हमारे पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना काम खुद करते हैं, घर का भी और क्लास का भी। और कुछ जानना है आपको? और कुछ जानना है? नहीं नहीं, जीजू ने RWA ज्वाइन नहीं किया है और उनका कोई विचार भी नहीं है। ठीक है, आपको बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में कब अच्छा लगेगा? जब आकर सिलेक्शन लेकर मुझसे मिलोगे और जब आकर मुझसे पूछोगे, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर मुझे भी तो इंटरेस्ट आएगा तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है, चलो RWA से मैं कैसे जुड़ी थी वो भी किसी दिन हम बात करेंगे। मैम आप कहाँ से हैं? तो बेटा देखो, मैं गाजियाबाद से हूँ। ठीक है, मतलब मेरा मायका गाजियाबाद में है। अलीगढ़ में, अलीगढ़ से भी मैं कनेक्ट हूँ क्योंकि मेरे पापा जी का घर अलीगढ़ में था, मतलब वो वहाँ के हैं, तो हमारा गांव अलीगढ़ के पास में है। मेरी ससुराल मुरादाबाद में है और मैं रहती दिल्ली में हूँ और जॉब करती हूँ नोएडा में।
ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। चले हैं आगे। अभी मैं फिलहाल रिसेंट में दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। चलो, आप सभी हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। बेटा अच्छे से पढ़ो, लापरवाही मत करो, और थोड़ा सा अपनी चीज़ों को आप जो है सुधारो। अगर आप में कमियां दिखती हैं कि भाई मेरे में ये कमी है, मुझे यहाँ पर काम करना है, तो उसको भी करो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सोशल वैल्यूज़ की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप सोशल नहीं हैं, आपको ये नहीं पता किससे कैसे बात करनी है, ठीक है, तो फिर आपका पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। आपने सुना होगा कई बार लोग कह देते हैं कि अरे क्या पढ़े लिखे हो, जब तुम्हें बात करने की ही तमीज नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आप सोशल वैल्यूज़ को भी सीखें। बड़े छोटे से कैसे बात करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आने वाली होल लाइफ जो है उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नौकरी आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन समाज में किस तरीके से रहा जाता है, क्या सोशल वैल्यूज़ होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे बेटा जी नई चीज़ों के साथ। कल का मतलब परसों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। लव यू टू एवरीवन, लव यू टू।